अमाला मैम आपसे शुरू करना चाहेंगे इस सेगमेंट का आगाज़ टाइटन के साथ शुरू करना चाहेंगे मैम। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स की शुरुआत काफ़ी शानदार मोमेंटम, काफ़ी शानदार रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं टाइटन के, और अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर जो है टाइटन का रहा है नतीजों में भी। हालांकि उस तरह की रफ्तार नहीं है, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स यहाँ पर आई है। कंपनी का मुनाफा 48.5% बढ़ा है, इसको जरा करेक्ट करवा दी, 48.5% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है, ये 0.485 दिखा रहा है। इसके अलावा रेवेन्यू में भी गड़बड़ी है, तो ये ग्राफिक्स हटा दीजिए, इसमें सब ज़्यादातर आंकड़े गलत हैं। तो रेवेन्यू जो है 40% बढ़ा है, 40% बढ़ करके 22,522 करोड़ रुपए आता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा में करीब 54-54.5% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। अब मैम इतनी रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग बनती है, क्या सलाह रहेगी आपकी टाइटन को लेकर के? कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस 4400 के नज़दीक तक के टारगेट दे रही हैं, सहमत हैं आप? आई अग्री विद दिस टारगेट बट नॉट एट द करंट प्राइस पर एंट्री नहीं सजेस्ट करूंगी। ओवरबॉट है थोड़ा बहुत, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको भी कर लेनी चाहिए। एंड कल भी कुछ इसी तरह का कोई स्टॉक आया था जिसमें रिजल्ट बहुत अच्छे थे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग 44%, शायद उसका स्टॉक का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसके भी रिजल्ट अच्छे थे, ऊपर से फिर वो भी लुढ़का ही। सो टाइटन इज अ पोर्टफोलियो स्टॉक, अ क्लियर स्टेटमेंट इज दिस, बट जितना सस्ता खरीदोगे आपके पोर्टफोलियो में उतना ही ज्यादा चमकेगा। तो फिलहाल के लिए अगर आप इसमें हो तो आप इसमें कितने दिन के लिए हो, दैट मैटर्स एक्चुअली। अगर आपका सिर्फ ट्रेड करने का विचार है, वो क्या प्रॉफिट, या फिर सिंपली एक स्टेटमेंट हो। दूसरा ये है कि अगर आप इसको ट्रेड भी कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 4200 पर ट्रेलिंग होनी चाहिए। दूसरा सवाल ये आ सकता है कि क्या इस लेवल पर बाय करें, तो नहीं, मुझे यहाँ पर बाय करने से ज्यादा इंटरेस्टेड मैं रहूंगी कि जितना हो सके 4150 के आसपास मिलना चाहिए। सो और ये मिल जाएगा। तो आपका अगर बाइंग का व्यू है, वॉच लिस्ट में रखो, ऐड टू वॉच लिस्ट करके प्राइस अलर्ट लगा लीजिए, 4150 के आसपास जब आए तब खरीदिए। इट्स अ गुड स्टॉक फॉर द पोर्टफोलियो। बट अगर अभी आप देख रहे हो कि अब क्या करें, आज क्या करें, इट्स अ क्लियर प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि अपसाइड आपको 2-3 दिन का अगर मैं एक व्यू रख दूं आपके सामने, क्योंकि ट्रेड स्विंग ट्रेड 2-3 दिन के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये 4500 के ऊपर जा रहा है इस हफ्ते या फिर 2-4 दिनों के अंदर में। सो अपसाइड की जो मूवमेंट है, जो रेंज है 2-4 दिनों के हिसाब से बहुत लिमिटेड है, रिस्क ज्यादा लगता है उसके हिसाब से। तो अभी प्रॉफिट बुकिंग सस्ते में मिलेगा दोबारा से नीचे के भाव पर, कॉन्फिडेंस के साथ फिर से खरीदो, बट नजरिया इन्वेस्टमेंट वाला ही रखना। चलिए ठीक है, 2-3 स्टॉक्स जिन पे रिजल्ट्स आए पहले उस पर ही फोकस कर लेते हैं। आयशर मोटर्स की बात कर लेते हैं। आयशर मोटर्स के भी रिजल्ट्स आए हैं। अंशुल सर जरा देखिए आप, कंपनी के प्रॉफिट में 21% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा रहा है, 23% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। एबिटा की बात करें तो यहाँ पर भी जो है करीब 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। शेयर भी काफ़ी धुआंधार रफ्तार में है। अभी क्या नई खरीदारी की कोई जगह है या फिर ये रैली पूरी होती दिखाई दे रही है? आपकी राय आयशर मोटर्स को लेकर के क्या रहेगी? 6.5% ऊपर। सर दोनों ही पे जवाब ना रहेगा। नई खरीदारी तो अभी नहीं बनती है क्योंकि आज गैप अप के साथ चला है और बड़ी मूव हो चुकी है। और दूसरी चीज, रैली अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ये रैली करीब 8400 तक जा सकती है। 5 महीने की टाइट रेंज से 10 मंथ मूविंग एवरेज से ब्रेकआउट आया है, 8500 तक जाना चाहिए। बट नई खरीदारी के लिए अब बहुत लेट हो चुके हैं। अगर आपके पास है तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई 7600 का ब्रेकआउट है, 7600 ही क्लोजिंग बेसिस पे आप अपना टेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। जब तक वो प्रोटेक्टेड है आप लॉन्ग रह सकते हैं। आयशर मोटर्स को लेकर के निकल के आइए, तो यहाँ पर भी रखे नज़र 6.5% से ज़्यादा की मजबूती। सर आपसे राय जानना चाहेंगे, एक और रिजल्ट जो कि काफ़ी अच्छा रहा है वो है अपोलो हॉस्पिटल का। अपोलो हॉस्पिटल के भी प्रॉफिट में हमने देखा 35% की ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट में ये 502 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू में 17.5%, 17.5% की ग्रोथ देखने को मिली। 6,477 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का रेवेन्यू रहा। एबिटा करीब 27%, 26-27% के आसपास की मजबूती, और एबिटा मार्जिन में भी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अपोलो हॉस्पिटल सर 4-4.5% ये भी ऊपर दिखाई दे रहा है। नतीजे अच्छे रहे हैं और ये सेकंड हाफ जो है नतीजों का वो थोड़ा सा उत्साह बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार को लेकर के भी, क्योंकि फर्स्ट हाफ में बहुत सारे रिजल्ट्स जो है वो हमने देखा था प्रेशर में देखने को मिल रहे थे। कैसे देख रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल के रिजल्ट्स को आप?
विपुल जी, सबसे पहले तो निफ्टी में व्यू देना चाहूंगा, जो आज आप लिए नहीं, आपने सीधे सिल्वर ईटीएफ हाँ में बात हाँ कर हाँ, दी। दे दीजिए, बिल्कुल दे दीजिए सर, बिल्कुल, जी जी जी। विपुल जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक बाजार 25,580 के ऊपर है, अभी 25,980 का भाव चल रहा है, हम 27,000 के वेरी क्लोज हैं। हो सकता है 15-20 दिनों में टारगेट्स होते हुए नजर आए। इनफैक्ट अब आज के बाद से, कल और परसों से एक रैली ट्रिगर होते हुए देखें तो कोई भी स्टॉक अगर लिया हुआ है, अगर उसका ट्रेंड अप है, तो आप उसमें थोड़ा 3-4% की और वृद्धि होने का वेट करिए। जो कोई फंसे हुए हैं और बाजार में बाउंस बैक आते हैं, क्योंकि जब बाजार भागना स्टार्ट होता है ओवरऑल, तब जो मरे मुरे शेयर होते हैं वो भी बाउंस बैक देना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी एग्जिट प्लान अभी से करके रख लीजिए। ओवरऑल 27,000 के पार एक बार मुझे लग रहा है, और बैंकिंग सेक्टर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा लग रहा है, क्योंकि कल भी हमने खबरें पढ़ी कि पिछले 8 साल के लोएस्ट एनपीए अभी बैंकों, पीएसयू बैंक के नजर आ रहे हैं, और एसबीआई ने उस पर सोने पे सुहागा कर दिया है। तो बैंक निफ्टी भी एक बार 64,000 के 64,000 रुपए तक, 64,000 पॉइंट तक लगभग लगती है। 27,000 के पार निफ्टी लगता है। अभी अपन ने बात करी थी एशर मोटर्स की, तो इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला हुआ है 7600 रुपए का। मुझे लगता है कमिंग डेज में 8200 प्लस के भाव दिखने चाहिए। दूसरा आपने पूछा अपोलो का। अपोलो अभी सर 7540 के आसपास चल रहा है। अगर ये 7500 के आसपास, 7470 के आसपास मिलता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, तो लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये भी आने वाले टाइम पे 8500 रुपए का कैंडिडेट है। 8500 रुपये का कैंडिडेट है अपोलो हॉस्पिटल, जरा स्क्रीन पर दिखा हाँ, दीजिए एक बार। ओवरऑल जब तक 7,000 के नीचे नहीं जा रहा है, तब तक 8500 रुपए आराम से दिखा सकता है। 8500 रुपये आराम से यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 4-4.5% की तेजी अपोलो हॉस्पिटल में बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, और विपुल जी, जो 15-20 दिनों में पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये वो एक क्वार्टर में एक बार ही मिलती है, तो इसको मिस नहीं करना अपने दर्शकों को। आप सर बस बताते रहिए, ट्रेड मतलब जो है बिल्कुल हमारे दर्शक कमाते रहेंगे उसमें सर, क्या है। जो भी चल रहा है उसको लेना चाहिए स्पेसिफाइड स्टॉप लॉस से। जब तक 25,580 का आंकड़ा निफ्टी में नहीं कटता है, 27,000 के पार, बैंक निफ्टी 64,000 के पार। बैंक निफ्टी 64,000 के पार, चलिए ठीक। निफ्टी जो है शानदार, निफ्टी का एक बार चार्ट दिखाइए। बैंक निफ्टी दोनों ही जो है धुआंधार तरीके से लोअर लेवल से रिकवरी यहाँ पर आती हुई। तो अंबाला आप मैम, अपने आपका दर्शक ऑप्शन ये नहीं ट्रेड बोल को, सकते, आप अपने दर्शक ये नहीं बोल सकते विपुल जी कि मुझे किसी ने बताया नहीं। मूवमेंट ये अगर आ गई, स्टॉप लॉस नहीं कटा, टारगेट अचीव हो गए, तो आप अपने खुद जिम्मेदार होंगे एक्शन ना लेने की वजह से। ये मतलब बात सही कही आपने। यात्री अपनी मतलब जो है सामान की सुरक्षा स्वयं करें, ये मतलब कुर्सी की पेटी बांध ले कुर्सी की पेटी बांध दे, उड़ान और के लिए तैयार है डेस्टिनेशन का वेट बाजार। करे। हाँ, उड़ान के लिए तैयार है बाजार, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए, तो 3 हमने बातचीत की ऐसे स्टॉक्स जो कि आज के ट्रेंड में है, लेकिन जो है मजबूती साइड पे एक स्टॉक जो कि ट्रेंड में तो ज़बरदस्त है, लेकिन वो मंदी की साइड में दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे कुछ अच्छी खबरें यहाँ बननी शुरू होती हैं, कुछ ना कुछ झटका लग जाता है। अंबाला मैम, BHEL यहाँ पर जो है सरकार मतलब अच्छा खासा रफ्तार पकड़ रहा था, सरकार ने कहा हिस्सा बेचेंगे, OFS के जरिए बेचेंगे। अब वो आएगा 8% नीचे डिस्काउंट पे, तो 5.5% की गिरावट तो आज आ गई है BHEL को लेकर के। 260-261 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कहा ये भी जा रहा है कि 5% तक भी हिस्सा जो है वो बेचा जाएगा। आज से खुल गया ये OFS, और ये जो है 254 पे आएगा, तो ये उसके चलते जो है वो प्रेशर देखने को मिल रहा है 254 का। वो दोबारा जो है फिर से ये क्या 250 के आसपास आ जाएगा। जो लोग हायर लेवल पे 300 के आसपास बैठे हुए हैं, 300 के नज़दीक, या कुछ लोग नीचे बैठे हुए, क्या करना चाहिए? और क्या अभी OFS में ट्राई करें, या फिर अभी BHEL में करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं? OFS में जब भाव दिख ही गया कि उतने पर आएगा, तो वो बहुत जायज है, और उसके इनफैक्ट थोड़ा सा और नीचे भी आ सकता है। तो करंट लेवल पर मत खरीदिए, OFS का वेट ही करो, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये ऐसे स्टॉक नहीं है जिसको आप डेली ट्रैक करें। मतलब एक बार ले लिया तो छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ के आपको ये कुछ दिन के लिए इसके साथ आपको रहना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, ताकि जो भी मूवमेंट है, पड़ा भी है तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा है, डिविडेंड तो दे ही रहा है। हालांकि डिविडेंड के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बट इसको समय चाहिए। तो फिलहाल के लिए अगर आप खरीदने का विचार कर रहे हो, OFS का वेट करो, सस्ता और मिल सकता है, और वो ज्यादा नहीं, ज्यादा बचा भी नहीं एक्चुअली, लगभग 250-45 इसके आसपास भी मिल जाएगा आपको BHEL। तो वहां पर खरीदने की कोशिश करिए आराम से। बाकी अगर एडिशन करने का विचार है, तो वो रेट बहुत बहुत बढ़िया है, वहां से आपका रिस्क लिमिटेड बन जाता है। आप ये मान के चले कि आपको स्टॉप लॉस सिर्फ 235 पर ही मेंटेन करना है फिर, जबकि अपसाइड खुल जाएगी। और अपसाइड आप मान के चले कि लगभग 300 रुपए से लेकर के, अगर पूरे दिसंबर की बात, मतलब 26 की पूरी बात कर लूं,
तो 300 रुपए इज द बेयर मिनिमम टारगेट जो मिलेगा हमको, और लगभग 370 रुपए का टारगेट मिल जाएगा। पेशेंस रखो, देखो जैसा स्टॉक वैसे स्टॉक, आप उसकी चाल तो नहीं बदल सकते, तो स्टॉक को समझ लो, अपने स्क्रिप्ट को समझ लो, अपने उसके हिसाब से उसके, अगर आपको उसकी चाल समझ में आती है तो उसको पकड़ो, अगर नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। इट्स सिंपल। तो फिलहाल BHEL सस्ते में मिल जाएगा, वहां खरीद लीजिए, पेशेंस होने की जरूरत नहीं है। और ये आपको पेशेंस रहने का एक दे रहा है कि आपको शांति रखोगे मेरे साथ तो मैं पैसा बना पाऊंगा, अदरवाइज नो। तो हाई लेवल पे जो लोग हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है ना? क्यों घबराना है? देखिए आपका स्टॉक में क्वालिटी है, आपने कोई ऐसा छोटा मोटा कोई कंपनी ऐसे उठा के अपने पॉकेट में भर नहीं ली है कि जिसमें ना इलिक्विडिटीज में बहुत सारी है, ऑपरेट हो रहा है स्टॉक, वैसा कुछ है नहीं। स्टॉक की इसकी ऑर्डर बुक देखिए, एंड ऑर्डर बुक के साथ साथ एक ये भी देखिए ना कि इसके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं। मार्केट में बिजनेस तो आना है, तो क्या इसको मिलेगा ज्यादा? अगर बिजनेस है तो ज्यादा किसको मिल सकता है? क्या उसका अच्छा दावेदार ये है? तो इसका जवाब सीधा सा हाँ मिलता है। तो सिंपली बात है कि आपने जो ये स्क्रिप्ट है ये समय की डिमांड करती है, और इसका मार्केट की पोजीशनिंग इक्विटी जो है अच्छी खासी है, और फ्यूचर में इसका जो दबदबा जैसे हमको बोलना चाहिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी बनते हैं, आप बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा बट ये उसका एक अच्छा दावेदार है। अब इसका नेचर ही वैसे है कि आपको टाइम देना है, दैट्स ऑल। टाइम देना है। और इस बीच चलिए अगले शेयर पे बातचीत कर लेते हैं। अगला शेयर जो है हमारा वो है, हाँ कुछ कह रही मैम? हाँ, आज मैं ग्रो पर सिर्फ एक स्विंग ट्रेड देने के विचार पे हूँ। सस्ता नहीं मिलेगा ऐसा लग रहा है, तो ग्रो में आई हैव चेंज्ड माय व्यू फॉर द स्विंग ट्रेडिंग ओनली। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं वेट करूंगी 135 के आसपास मिले तो, बट अभी के लिए इसके मोमेंटम को देखते हुए और इसके लोअर प्राइस रिजेक्शन को देखते हुए इट्स अ कॉल। आप इसको 175 178 पर आया है, 190 के टारगेट के लिए और 210 के लिए इसको आज खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर सजेस्ट करूंगी 160 रुपए का क्लोजिंग बेस पर। तो ग्रो में एक ट्रेड बनता है, और जैसे टारगेट हो भी जाए छोड़ भी दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग प्रोबेबिलिटी बनती है। स्टॉप लॉस क्या रखे हैं यहाँ पर? 160 क्लोजिंग बेस्ड 160, क्योंकि जो ट्रेड हम कर रहे हैं इट्स जस्ट अ मोमेंटम ट्रेड, उसके हिसाब से उसका स्टॉप लॉस डिफाइंड है और छोटा भी है। चलिए, ग्रो में मोमेंटम बना है, इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए यहाँ पर सलाह दी जा रही है 190 210, 190 210 210 और 190 दो टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। अभी 5.5% पौने 6% की तेजी है, ये तेजी और एक्सटेंड हो सकती है। 200 बड़ी रुकावट थी, माला मैम का मानना ये है कि इस मोमेंटम में ये 200 का लेवल क्रॉस कर सकता है, तो ग्रो पे रखें नज़र। 160 का लगाएं स्टॉप लॉस, 17 रुपये नीचे, और यहाँ पर 190 210 दो टारगेट यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं। तो ग्रो यहाँ पर एक बार फिर से ग्रो होता हुआ दिखाई देगा, अंबाला मैम का ऐसा मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक शेयर जिसपे कि आज ये भी गूगल के ट्रेंड में शामिल है, और वो है जेके टायर। जेके टायर 3.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ 590 के आसपास। सर, एक महीने में 17% का रिटर्न। अंशुल सर, आपका व्यू क्या है जेके टायर को लेकर के? अभी ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है क्या? बिल्कुल रहना चाहिए सर। जेके टायर में हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो ब्रेकआउट आया है उसका टारगेट है 599, पहला 601 का आज हाई बना है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट ओवरऑल 103 हफ्ते का जो बेस ब्रेकआउट 524 रुपए से चला है, 600 तक का फर्स्ट मूवर मिल चुका है। अब यहाँ से पुल बैक 10-20 50 मूविंग एवरेज कैचअप होता है, दोबारा बाई बनेगा, 700 रुपए तक का टारगेट मिलेगा। तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ है, पहला प्रॉफिट मिल रहा है, खा लीजिए, हजम कर लीजिए, दोबारा से जब चलेगा तो 700 रुपए जाएगा। तो फ्रेश ट्रेड नहीं है, व्यू इंटैक्ट है। 600 का टारगेट, 599 का टारगेट कंप्लीट हुआ है, पुल बैक पे फिर टाइटनेस में बाई बनेगा ऑन टाइट रेंज। चलिए ठीक है, तो जेके टायर ये बात हो गई। एक शेयर जो कि आज का मतलब अच्छा मोमेंटम वाला शेयर है, और वो है पीसीबीएल केमिकल। पीसीबीएल केमिकल में सर अमित सर आप देखिए ज़रा, अगर आपको मिल जाए तो, और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 0.9% की तेज़ी आज यहाँ पर है, 320 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बीते 4-5 दिनों में खासतौर से यूएस ट्रेड डील के बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। नतीजे जो है अच्छे रहे थे, जो है मतलब बाज़ार की उम्मीदों से अच्छे रहे थे, वैसे तो अच्छे नहीं रहे थे। आपका व्यू क्या है, चार्ट्स क्या कह रहे हैं पीसीबीएल पे? सर बहुत प्यारा सेटअप है इसका। ये लंबी अवधि के लिए अगर किसी को इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना तो लेना चाहिए इसको। अभी 318 रुपए के आसपास चल रहा है, 319 रुपए के आसपास। करंट मार्केट प्राइस से 295 रुपए तक और मोटा मोटी 300 रुपए के बीच में एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म मुझे ऐसा लगता है सर 670 रुपए तक बढ़ सकता है ये,
यानी कि अपना प्रीवियस हाई इसका पहले 514 का था, फिर 581 का था। ये कटता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसको 3-4 साल होल्ड करना पड़ेगा। मैक्सिमम 3-4 साल, हो सकता है 1 साल में कंप्लीट हो जाए टारगेट। लेकिन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। करंट मार्केट प्राइस से 300 रुपए तक इसको स्लो एंड स्टडी एक्यूमुलेट कर सकते हैं 700 प्लस के टारगेट के लिए। चलिए, ये बात यहाँ पर पीसीबीएल केमिकल पे निकल करके आई है। और अंबाला मैम, एक ट्रेड शायद आपके पास हो रहा है, उससे पहले संवर्धना मदरसन, ये पूरा सेक्टर काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन कर रहा है और आपका भी ट्रेड इसी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। पहला भी ट्रेड आपका उसी से जुड़ा हुआ था, ऑटो इंसल्डी से। संवर्धना मदरसन पे अभी क्या करें? अच्छा मोमेंटम बीते कुछ दिनों में बनता हुआ अभी 135 के आसपास पहुंचता हुआ, अभी क्या करंट लेवल पे और ज़्यादा नई खरीदारी की भी कोई गुंजाइश है? और जिनकी पुरानी खरीदारी है, क्योंकि काफ़ी बार हमने इसको छोटे शेयर ऊंची छलांग में डिस्कस किया जब ये 100 के भी नीचे था, तो प्रॉफिट कहाँ पर बुक करना चाहिए? तो डिस्क्लोजर है, ये हमारे मेंबर्स के पास एक इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर अभी भी है और बहुत ही लोअर प्राइस से है, लगभग 110 के भाव से जी। बाकी तो बीच में जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ऑप्शंस वगैरह में रहे वो तो रहे थे, बट इक्विटी में भी कैश मार्केट में इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर अभी भी है। सो इससे एक आउटलुक तो मिल ही गया है कि ये स्टॉक अभी भी अपनी मजबूती को, वैसे संवर्धन आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर भी मेरे ख्याल से लास्ट वीक भी हम लोग रिकमेंड किए थे और टारगेट भी हुआ, बट आगे का आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। आप जो लोग इसमें हैं, तो पहले तो ये समझ लीजिए कि आप लेट हैं। जो आने का प्लान कर रहे हैं आप उनसे लेट हैं जो ऑलरेडी इसमें है, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हो रहा है और ये एक्सटेंड होगा। सो यहाँ से जो पॉसिबल और टारगेट्स बनते हैं, मैं जो भी लोग इसमें ऑलरेडी पोजीशनड हैं, आई वुड रियली सजेस्ट होल्ड दिस। इट हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल कि आपको ये निराश नहीं करेगा। 145 से 155 का ये अगला पड़ाव है इसके लिए, जहां पर आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बट इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप देयर। वहां पर थोड़ा समय जरूर बिताएगा 145 155 की इस रेंज में, और अभी 134 ही आया है सिर्फ। तो उसके बाद इसको जो चेस करना है, इन माय ओपिनियन 200 का भाव टारगेट करना है, और ये पूरे साल भर का नजरिया मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। सो पॉजिटिव आउटलुक है, इन्वेस्टमेंट के लिए, मिड टर्म के लिए भी ठीक है, करंट भाव पर खरीदने वालों के लिए या फिर जो लोग पहले से आकर इसमें बैठे हैं, फॉर एवरीबडी इट इज द स्टॉप लॉस इज 120। तो आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलिए या फ्रेश स्टॉप लॉस बोलिए, 120 का स्टॉप लॉस लगा करके करंट भाव पर खरीदारी का व्यू है। 145 155 का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट स्ट्रेट आप 200 का ही पकड़ के चलो, लेकिन वो आपको मिलेगा बाय द दिसंबर 2026। दिसंबर तक के लिए टारगेट है। चलिए मैम, जो आपका ट्रेड है जरा संक्षिप्त में। अच्छा, पहले अंशु सर का टाइम हो गया है। अंशु सर, टाइम है आपके पास या फिर डिस्क्लोजर क्या देना चाहेंगे? और एचईजी पे अगर आप व्यू, आप काफ़ी बार उदाहरण दे चुके हैं और आज के गूगल ट्रेंड में शामिल है ये एचईजी का शेयर, तो मैं चाहूँगा उसके उदाहरण के साथ आप जो है, मतलब उदाहरण नहीं, उस पर राय के साथ, क्योंकि आज 4.25% नीचे है और गूगल के ट्रेंड में शामिल, आप इस पे टिप्पणी के साथ अपना डिस्क्लोजर दे सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है तो। जी सर, फिर वही चीज रिपीट करूंगा जो बार बार रिपीट करता हूं। बाइंग क्लाइमैक्स वाली चीजों से दूर हटना स्टार्ट कर दीजिए, उनमें ब्रेकआउट्स प्ले करना बंद कर दीजिए। अगर आपने 63 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट प्ले किया है एचईजी में, या फॉर दैट मैटर ग्रेफाइट में, या फॉर दैट मैटर रेलवे डिफेंस में प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हाथ फिर ऐसी ही डिसअपॉइंटमेंट लगेगी। इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो ये गलतियां करते रहेंगे। आज भी ब्रेकआउट फेल हुआ है, लॉन्ग लिक्विडेशन चल रहा है। लॉन्ग लिक्विडेशन में 508 से 490 का पहला टारगेट है, वो निकलता है तो अनमिटिगेटेड लेवल 454 ऑड लेवल्स पे है, वहां तक भी नीचे जा सकता है। ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। ये वो स्टॉक्स हैं जहां बाइंग क्लाइमैक्स हो चुके हैं, होना ही नहीं चाहिए। नए स्टॉक ढूंढिए, नए बेसिस ढूंढिए जहां पे बेस ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, वहां पे पैसा बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा। या तो फिर बीटन डाउन काउंटर्स ढूंढिए जहां पे बाउंस बैक अच्छे बन रहे हो, तो आपका कुछ पैसा बन सकता है। बट इन नेम्स में ब्रेकआउट्स नहीं प्ले करना है। फिलहाल 508 490 की जोन टेस्ट हो रही है, उसके बाद 450 के आसपास तक आ सकता है। बाकी जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं सर, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और अपने क्लाइंट्स को भी वही सलाह दी है, तो कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय शेयर करने के लिए। अंबाला मैम, आप अपना ट्रेड फटाफट बताइए। जिस मैम, आई थिंक रिको ऑटो दे दिया है, अच्छा नहीं हुआ है ना, ठीक है, ओके फाइन। रिको ऑटो अभी हम लोग 135 से 37 मिल गया है, हो गया अभी, बट डिस्क्लोजर ये अपने मेंबर्स को भी ये ट्रेड रिकमेंडेशन के तौर पर दिया है। तो सिमिलर व्यू जो है अपनी कम्युनिटी में भी हम लोग शेयर करते हैं।
जहां पर पॉसिबल हो। जी, टारगेट क्या रखे हैं? तो रिको ऑटो, यस, अभी खरीद रहे हैं अगर आप इसको, करंट प्राइस विच 137, तो 155 इज द वेरी फर्स्ट टारगेट जो इंट्राडे में भी हिट होने के चांसेस है। बाकी अगर आप इसको रखना चाहें तो आप इसको 170 और 250 के लिए, अब दोनों टारगेट में बड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि मुझे ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी ठीक लगता है, और जो आउटलुक मैं ऑटो एंसिलरी सेक्टर्स में लेकर, इंडस्ट्री में लेकर चल रही हूँ, उसकी वजह से एक्सटेंडेड वाले जो टारगेट्स हैं वो थोड़े बड़े हैं। तो अगर आप 155 170 ही देख रहे हो, एक महीने का व्यू इज इनफ, लेकिन अगर आप 250 के लिए रुकना चाहते हो तो थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ा लेना ताकि शांति से स्टॉक को होल्ड कर सको। रही बात स्टॉप लॉस, तो 115 रुपए का क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस है। इन बोथ द केसेस ट्रेड कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसको कंसिडर कर रहे हैं। चलिए, तो ये बात है। स्टॉप लॉस क्या बताया मैम? 115। 115। चलिए, 115 का स्टॉप लॉस इसका आपकी स्क्रीन पर। 155 मैम का मानना है कि आज इंट्राडे में भी अचीव हो सकता है, तो यहाँ पर रखिए नज़र आप। बाकी अगर आप इसको होल्ड करके ले जाते हैं तो यहाँ पर मध्यम अवधि में 170 1250 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए 138 के आसपास ट्रेड करता हुआ 8.5-9% की तेजी अभी फिलहाल रिको ऑटो में बनी हुई है। 137-38 के आसपास ट्रेड करता हुआ 155 170 250 ये टारगेट निकल के आए हैं। 115 का स्टॉप लॉस लगाइए। तो रिको ऑटो एक और ट्रेड आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर निकल करके आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी के लिए चलते हैं यहाँ पर अमित जी के पास। अमित सर, एक स्टॉक जो कि हमारे उसके ट्रेंड में तो नहीं है गूगल के, लेकिन ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो हमारे दर्शक हैं उनके ट्रेंड में है और काफ़ी परेशान कर रहा है ये शेयर, और ये है सुज़लॉन एनर्जी। पहले भी आपसे कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन तमाम बातों का निष्कर्ष कुछ भी निकले पर ये शेयर अपने आगे नहीं बढ़ रहा है। ये मतलब पेशेंस की जो है ना, एक धैर्य की परीक्षा लेता हुआ। काफ़ी लोग कह रहे हैं क्या करें, अभी क्या करना चाहिए। जब ये 50 के आसपास पहुंचता है लगता है कि नहीं अब जान आने वाली है, फिर वापस आ जाता है। सर, इसमें सारे एनालिस्ट एक तरफ और मैं एक तरफ ऐसा हो गया हूँ, क्योंकि मैं 33 रुपए का टारगेट एक्सपेक्ट करता हूँ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मुझे ऐसा लगता है अभी जो रैली ट्रिगर होने की एक्सपेक्टेशन है, इसमें अगर कोई बाउंस मिलता है तो इसमें एक बार एग्जिट प्लान कर लेनी चाहिए, क्योंकि यानी एकदम डेड स्टॉक टाइप का पैटर्न बना के रखा हुआ है। जब भी बाजार गिरते हैं तो ये सबसे पहले गिरेंगे 33 रुपए। आज नहीं, 1 साल में, 1.5 साल में एक बार टेस्ट होना चाहिए। ओवरऑल तेजी इसमें तभी ट्रिगर होगी जब तक ये 55 रुपए के ऊपर निकल के क्लोज ना हो जाए, और 55 और बेस्ट पॉसिबल पुल बैक 52 रुपए तक का भी पॉसिबल है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर 52 रुपए पहुंचने के बाद भी इसका वीक ही रहेगा। और ग्रेजुअली स्लोली कब गिरेगा, कैसे गिरेगा, क्यों गिरेगा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन 33 रुपए तक गिरने की अपेक्षा है मेरी। बहुत लोगों के दिल टूट जाएंगे सर इसको मतलब सुनने के बाद जो है। सर, दिलों का ख्याल करेंगे तो फिर पैसे कैसे बचाएंगे? ओह वाह वाह वाह। चलिए खैर, ये बात यहाँ पर सुज़लॉन को लेकर के अमित जी की राय है, तो हर तरह की राय आपको हम दिलाते रहते हैं। और ये जो है बहुत लोग कहते हैं कि सर क्या करना चाहिए, कैसे, क्योंकि अलग अलग राय निकल के आती है। जैसे चैन की नींद तक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने शायद नाम से आईडी बनाई है, कह रहे हैं सर कोई बोलता है ग्रो को सेल कर दो, कोई बोलता है बाय कर लो। कुछ दिन पहले प्रसिद्ध जी ने बोला था 160 पे बेचने के लिए, अब कहा जा रहा है खरीदने के लिए। सर देखिए, ये राय तो हमेशा रहेगी जी। 175 के टारगेट के लिए मैंने ही बोला था 155 160 के आसपास नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लेकिन उस पर रचित जी की राय अलग है, तो वो मतलब लोग थोड़ा सा ये देखते हैं ना कि मतलब करें तो करें क्या। देखिए मैं आपको बताऊं, किसी एक को फॉलो कीजिए कि एक जगह दो जगह वो हो सकता है कि कोई व्यक्ति सही साबित होगा, कोई व्यक्ति गलत साबित होगा, लेकिन बाकी जगहों पर वो जब आप ओवरऑल देखेंगे ना, जो भी यहाँ पर आता है उनके 10 में से 6 7 8 टारगेट जो है वो पूरे होते हैं। 1-2 पे कई बार नहीं हो पाते, ठीक है, उनका फंडामेंटल व्यूज़ है अपना, वो मानते हैं कि फंडामेंटली उनको नहीं अच्छा लग रही है कंपनी, ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम है, जो प्राइसेस हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो फंडामेंटली देख रहे हैं। अभी सुज़लॉन ही एग्जांपल है, मुझे वीक लगता है, बाकी सबको तेज लगता है। सबको तेज लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाली बात है, तो ये अलग अलग व्यूज हैं सर। आपको किसी सर 2 लोग सामने ही बैठे हैं, एक तेजी में बैठे हैं, एक मंदिर में बैठे हैं। अंबाला में सुज़लॉन पे पॉजिटिव है, अंबाला में पॉजिटिव है ना। हाँ देखिए, अंबाला में पॉजिटिव है। तो ये बात है, तो ये आपको तय करना होगा कि आप किसको फॉलो। लेकिन हाँ, फिर ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस इनका लिया, टारगेट इनका लिया, एक राय उनके लिए, एक राय उनके लिए, तो वो थोड़ा सा फिर वो आपके लिए समस्या बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पे जरा बातचीत कर लेते हैं, सुज़लॉन। लेकिन सुज़लॉन पे मैं दूसरा व्यू भी ले लूँगा क्योंकि काफ़ी क्वेरीज थी। तो सर, मैं एक तो 37 का व्यू आ गया मैम, और दूसरा आपका व्यू क्या है?
सुजलॉन एज इट इज भी आप होल्ड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और 37 तो नहीं लग रहा, मतलब 33। 33 33 बोल दिया उन्होंने, बताइए 37 आपको नहीं लग रहा, वो 33 कह रहे हैं। राइट, तो देयर इज अ टाइम, हर चीज का एक कैप्ड है कि कितने समय की बात हो रही है। तो मुझे तो सिंपल से ये लगता है कि पहले 52 के भाव को टच करेगा, उसके बाद दुनिया जो हाँ जाना है जाए, बट 52 इज अ वेरी एक्सपेक्टेड टारगेट। लेकिन इसके लिए अभी आप जो पोजीशन है होल्ड करके रखो, फ्रेश बाइंग, न्यू एवरेज, पहले भी वही व्यू था अभी भी उसी पर है कि फ्रेश बाइंग और न्यू एवरेज करना है तो 42 का वेट करो, वहां पर ही एडिशन करिएगा। और अभी इसीलिए इसको थोड़ा गिरना है, लेकिन 33 का चांसेस कम लगते हैं। बाकी सबका एक एनालिसिस करने का एक दायरा भी है कि हम किस दायरे तक उसको देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है, तो उस हिसाब से तो मतलब 42 पर मुझे लगता है कि वेरी मच इट्स वेरी लाइकली टू बाउंस। उसके बाद 52 आएगा और उसके लिए आप तैयारी करिए। चलिए, इस बीच जो है हमारा एक सेगमेंट अपलोड हो गया है, जाकर के उसको आप देख सकते हैं, और वो है सिल्वर ETF को लेकर के। सिल्वर ETF को लेकर के अभी जो हमने बातचीत की, इसमें अमित जी की एक टिप्पणी थी, अमित जी की तस्वीर नहीं लगी, मुझे लगता है कन्फ्यूजन हो गया, तो ये फाइनल अमित सर की भी इसमें तस्वीर लगवा दीजिए अगर संभव तो। चांदी में रिकवरी, जी हाँ, सिल्वर ETFs में आप क्या करें, इसमें अमित जी की भी राय है, इसमें अंबाला जी की भी राय है, इसमें अंशुल जी की भी राय है, सबकी राय सम्मिलित है, और ये सेगमेंट हमारा अपलोड हो गया है। सिल्वर ETFs को लेकर के आपके मन में भी कोई कन्फ्यूजन है तो जाइए, देखिए, अपनी टिप्पणी दीजिए, और एक टिप्पणी हम लेते हैं वोडाफोन पे, और उसके साथ इस सेगमेंट का समाप्त करेंगे। अंबाला मैम, आप ही कंटिन्यू कर दीजिए वोडाफोन को लेकर के इस सेगमेंट को समाप्त करने के लिए। बताइए अभी क्या करें, धीरे धीरे करके दोबारा 11:30 के ऊपर आता हुआ। और ये इसके लिए कहीं ना कहीं जो न्यूज फ्लो बढ़ा है कि भारतीय ग्रुप ने इसमें थोड़े अपने स्टेक्स को बढ़ाया है, तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए सेंटिमेंट्स को बूस्ट करने का काम करेगा। हाउएवर एक और थ्योरी मेरे दिमाग में वोडाफोन आइडिया को लेकर के ये भी रहती है विपुल जी, कि मार्केट में डुओपॉली हुआ या 3 स्टॉक कंपनीज ऐसे हो गए, उस कंडीशन को कोई पसंद नहीं करता इन अ लॉन्गर पीरियड, और वो कहीं ना कहीं यूजर्स के लिए, एंड यूजर के लिए दर्दनाक कंडीशन को क्रिएट करती है। सो फॉर दैट नए एंट्रेंट्स को ला करके उनको संभालना, उनको बढ़ाना, ग्रो करना कहीं बेहतर है कि जो ऑलरेडी उसमें स्टेबलाइज्ड है उसको ही थोड़ा सपोर्ट करके, लगे हुए पौधा जिसकी जड़ें हैं उसको थोड़ा एक डंडे का सपोर्ट दे दिया तो वो जल्दी ग्रो हो जाता है, रादर कि हमें नए सैपलिंग, नए पौधे को लगाएं। सो वोडाफोन के केस में वही सिचुएशन मुझे लगती है फ्यूचर में, और उसी को मैं बेस मानकर आपको ये रिकमेंडेशन दे सकती हूँ अभी भी कि अगर आप आज खरीद रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो 9 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन अगर आप इस चीज को समझ के, इस हिंट को समझ के पैसा लगाने जा रहे हैं, तो पैसा थोड़ा कम भी लगाए तो चलेगा, बिकॉज जो परसेंटेज ऑफ रिवॉर्ड है वो कहीं ना कहीं बेटर होगी आपके लिए। सो इन्वेस्टर्स दोज हु आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट टुडे, उनके लिए आपका स्टॉप लॉस अब 200 दिन का मूविंग एवरेज इसके लिए अब यहाँ पर मेक और ब्रेक की कंडीशन पर आ गया है। सिंपल, बहुत क्लियर शब्द में इस चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक, तो आप भी उसी के साथ रहिए कि 9 रुपए पर इसका क्लोजिंग बेस्ड स्टॉप लॉस लगाइए। 11 रुपए 55 पैसे पर आया है, एंड डू नॉट बुक योर प्रॉफिट बिफोर जब तक ये 13 रुपए पर नहीं जाता, वो आपके लिए पहले पड़ाव का टारगेट बनेगा, यानी पॉजिटिव आउटलुक है। एंड इसके बाद 15 रुपए का भी हम लोग वेट कर सकते हैं जून तक। बाकी इसके बाद की एक्सपेक्टेशन आपकी अगर है जो ट्रेंड के साथ आपकी आप उसको रख सकते हैं, तो आप इसको 1 से 1.5 साल का स्टॉक मान के चले फॉर द टारगेट्स ऑफ 24। चलिए, तो ये मुझे लगता है कि पूरी डिटेल में बातचीत हो गई। इस सेगमेंट को अब हम पूरे सेगमेंट को यहाँ पर ट्रेंडिंग स्टॉक्स को समाप्त करेंगे।